नमस्कार विद्यार्थियों। अर्धवार्षिक परीक्षा आपके 11 दिसंबर से शुरू हो रही है और इनके लिए मैं आपके दिनों दिन पेपर है वो लेकर आ रहा हूं और उसी कड़ी में कक्षा 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इस पेपर के अंदर सभी प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको साथ में बताता चलूँगा और इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना। देखो, एकदम पूरी तरह से आपके वार्षिक परीक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित ये प्रश्न और उत्तर है और यहाँ पर आपके लिए निर्देश दे रखे हैं जो कि इतना पढ़ना अनिवार्य तो नहीं है, परंतु आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए। तो ये सभी प्रश्न है उत्तर आपके तो पढ़ के सुनाई देता हूँ सारा। नामांकन आपको अनिवार्यतः लिखना है, रोल नंबर पेपर पर लिखना है और प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। उत्तर आपको आते हैं तो हल करोगे। उत्तर पुस्तिका में आपको उत्तर लिखने हैं। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य विशेष बात है, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। देखो, आंतरिक खंड समझ रहे हो ना, एक प्रश्न के अंदर ऐसे होते हैं दो टाइप के उत्तर मांगता है एक प्रश्न, तो वो सभी एक साथ में आपको उत्तर देने। प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर, विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को सही माने। हिंदी भाषा में जो है वैसे हिंदी मीडियम के हिंदी भाषा में ही देखें। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। देखो, जैसे कि पहले आपने 2 नंबर प्रश्न को लिखा है और उसके बाद में आपको के 3 और 4 के प्रश्न के उत्तर नहीं आते हैं तो आप सीधे है 5वां नंबर लिख सकते हो, परंतु प्रश्न संख्या है आपको 5 ही लगानी पड़ेगी। 2 के बाद में 3 नहीं लगाओगे, 5वें का लिख रहे हो, पेपर का 5 नंबर है तो आपको उत्तर पुस्तिका के अंदर भी 5 नंबर ही लिखना है। प्रश्न संख्या 23 मानचित्रकारी से संबंधित है और 4 अंक का है और 21 से 23 आंतरिक विकल्प के प्रश्न हैं, तो आपको प्रश्न आने पर मैं अच्छी तरह से और समझा दूंगा। प्रश्न संख्या फर्स्ट है कि नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ। नेपोलियन की संहिता जो है इसका निर्माण कब हुआ? तो इसका आंसर रहेगा 1804 के अंदर। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाने वाला कौन अधिकारी था? गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ये दिया था जनरल डायर। किसने दिया था? जनरल डायर के द्वारा यह आदेश दिया गया था। प्रश्न संख्या 3 है कि 15वीं शताब्दी के अंत में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? तो 15वीं शताब्दी मतलब 1400 से लेके 1499 के बीच में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? तो यह रहेगा आपके यूरोप। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित इलाके अर्थात एशिया के लिए आमतौर पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें रहेगा आपके प्राच्य। एशिया के लिए क्या शब्द यूज करते हैं? प्राच्य शब्द। 1780 में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने शुरू किया था? कौन से का? बंगाल गजट का साप्ताहिक पत्रिका है ये, इसका संपादन किसने किया था? तो यह है जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया था। विद्यार्थियों, पेपर पूरी तरह से आपको उत्तर सहित है वो मैं लेके आया हूं, तो आपका इतना तो काम बनता ही है कि आपके जितने भी दोस्त हैं उनको व्हाट्सएप के माध्यम से आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, उनको भेजें और वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। मैंने आपके लिए पेपर है हिंदी, विज्ञान और आज ये सामाजिक, ये सारे पेपर है आपके लिए बनाकर डाले हैं, तो आपका इतना काम जरूर होता है कि आप ये करें। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रांत हैं? राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत आपको बताना है, तो यह 33% भूमि जो है भूमि पर वन होने अनिवार्य है राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार। वन विभाग के अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना हिस्सा आरक्षित है? आरक्षित वन क्षेत्र कितना है? तो 2/3। कितना है? 2/3 है। भारत का वे कौन सा राज्य है जहां पूरे राज्य में प्रत्येक घर में 7 वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है? तो देखो, ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अंदर देखो यहाँ पर जैसे सत है, सत से पानी है यूँ बेकार नहीं जाए, सत का पानी है वो संग्रहित किया जाए,
तो ऐसा कौन सा राज्य है जो सभी के लिए ये नियम बना दिया है? तो ये है आपका तमिलनाडु। बहुत ही शानदार काम है तमिलनाडु का ये। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? एक ही फसल हो और लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, वो कृषि प्रणाली कौन सी है? तो यह है आपकी रोपण कृषि, है ना। रोपण कृषि के अंदर है जो खेत हैं वो बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं और उस फार्म के अंदर एक ही प्रकार की कृषि की जाती है, ये कहलाती है आपकी रोपण कृषि। प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ की अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो यहां रहेगा आपके बॉक्साइट। अब जो आपके प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो यहां पर है आपको खाली जगह की भरना है। अधिकतर लोग आमतौर पर राजनीतिक दलों के बारे में क्या राय रखते हैं? तो अधिकतर लोग जो है राजनीतिक दलों के बारे में ना खराब राय रखते हैं। क्या राय रखते हैं? खराब राय। तो यहां पर आपको लिखना है खराब। देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय के स्थान पर आय अधिक उपयुक्त माप है। कौन सी आय है? देशों के बीच तुलना करनी है, कौन से देश का आय अधिक है कम है, तो इस प्रकार की तुलना के लिए कौन सा आय है वो बहुत उपयुक्त रहता है? तो वो है प्रति व्यक्ति आय। कौन सी रहती है? प्रति व्यक्ति आय, जिसको कि पीसीआई कहते हैं, पर कैपिटा इनकम। लोकतांत्रिक सरकारों में फैसले लेने में तानाशाही की तुलना में समय लगता है। तानाशाही की तुलना में समय क्या लगता है? ज्यादा समय लगता है ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था खाली जगह समानता पर आधारित है। लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है राजनीतिक समानता पर आधारित है। तो यहां आपको लिखना है राजनीतिक। अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं, है ना। लोग जितने प्रकार के हैं उनके लक्ष्य भी क्या है? अलग अलग होंगे। एक पंक्ति में आपको नीचे जो प्रश्न है उनके उत्तर देने हैं। भारत में सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किस स्थान पर आयोजित किया था? सबसे पहले सत्याग्रह है वो महात्मा गांधी के द्वारा कहां किया गया था? तो यह चंपारण के अंदर किया गया था 1916 में। ठीक है। इटली के एकीकरण में योगदान देने वाले किन्हीं 4 व्यक्तियों के नाम बताएं। इटली का एकीकरण आपके हमारा अतीत जो है उनके अनुसार है, इतिहास जो है आपके उनके अनुसार इसमें उत्तर देना है। इटली के एकीकरण में जो 4 व्यक्ति हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो है आपके कावर, मैथ्सिनी, गेरिबाल्डी और विक्टर इमेनुअल सेकंड। ठीक है। 500 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों के पास कौन कौन से पदार्थ नहीं थे? तो देखो हमारे पूर्वजों के पास में आलू नहीं था, सोया नहीं था, मूंगफली, मक्का, मिर्च, शक्करकंद इत्यादि इनसे मतलब 500 वर्ष पहले है, इनसे लोग परिचित नहीं थे। भारत के 2 प्रारंभिक उद्योगपतियों के नाम लिखिए। देखो प्रारंभिक उद्योगपतियों की बात है तो एक है जमशेदजी टाटा। ठीक है ना, जमशेदजी टाटा है एक, ये है। एक है द्वारकानाथ टैगोर। ये 2 है प्रारंभिक उद्योगपति है, बिजनेसमैन थे। अगला प्रश्न है कि आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो यह है योहान गुटेनबर्ग के द्वारा आधुनिक जो प्रिंटिंग प्रेस है इनका आविष्कार किया गया था। प्रश्न संख्या 6 है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 का दूसरा नाम क्या है? तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 है, इसका दूसरा नाम कोपरा है, ध्यान रखना। और ये फेमस नाम कोपरा है। उपभोक्ताओं की जो अधिकार है इन कोपरा में दिए गए हैं, जबकि अभी आपको पता है तो 2022 के अंदर उपभोक्ताओं के लिए एक नया कानून आ गया है, उसमें बहुत सुधार किया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। 2 देशों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहा जाता है? 2 देशों के मध्य व्यापार होता है तो उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। आंतरिक व्यापार है 2 राज्यों के मध्य होता है, जबकि बाहरी व्यापार या विदेशी व्यापार है 2 देशों के मध्य होता है। यह है आपके अर्थशास्त्र से प्रश्न लिया गया है कि मांग जमा किसे कहते हैं? मांग जमा है ये किसे कहते हैं?
तो ऐसी जमा जिसे चाहे चेक द्वारा निकलवाया जा सके मांग जमा कहलाती है। देखो मांग जमा क्या होती है कि जैसे अपने कोई डिपॉजिट है, बैंक के अंदर पैसे जमा पड़े हैं, उनको हम जब चाहें तब है उनको निकाल सके, तो वो आपकी मांग जमा है। और इनको निकालने के लिए एक सही तरीका है चेक के द्वारा निकालना। चेक से आप मांग करते हैं ना, वो निकाला जा सकता है, ये मांग जमा होती है। संघ सूची में रखे गए किन्हीं 5 विषयों के नाम लिखिए। देखो संघ, राज्य और समवर्ती 3 सूचियां हैं, तो इसमें संघ सूची में अधिकार पूर्णतः केंद्र सरकार का रहता है, ठीक है ना। तो केंद्र सरकार के अधीन कौन कौन से विषय हैं? एक प्रतिरक्षा है, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा और भी है, परंतु यहाँ पर आपको केवल 5 के नाम लिखने हैं। साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन किसे कहते हैं? साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन किसे कहते हैं? तो साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन को एथनिक सामाजिक विभाजन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा सामाजिक विभाजन? एथनिक सामाजिक विभाजन। अब जो प्रश्न है आपके हैं वो है लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शब्दों की सीमा आपके 50 शब्द है। जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जैव विविधता, तो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के प्राणी जात एवं वनस्पति जात का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखती है तथा इससे हमें हमारी जो आवश्यकता की अनेक वस्तुएं हैं वो प्राप्त होती है, जिसे पृथ्वी पर उसका जीवन संभव है। तो इस प्रकार से अति महत्वपूर्ण आपके लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो मैंने इस पेपर के अंदर शामिल किए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और बाकी वाले वीडियो भी मेरे चैनल पर पड़े हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और अगले पेपर के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।